अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से मुराद है कि केमिस्ट्री की शाखें, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्यों बनाई गई है। वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस इसलिए बनाई गई कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एक वास्ट फील्ड है और ये कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अब इस कम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसानी से समझने के लिए, इस कम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ने के लिए केमिस्ट्री ने इनको छोटे छोटे शाखों में या फिर मेन शाखों में, मेन ब्रांचेस में इसको तकसीम किया गया है ताकि इन शाखों को या फिर इन ब्रांचेस को पढ़ने में आसानी हो और इसी तरह केमिस्ट्री को भी पढ़ने में आसानी हो जाती है। हर ब्रांच में फिर हम स्पेसिफिक स्टडी जो है वो करते हैं और इसी तरह जो केमिस्ट्री है उनकी ब्रांचेस इजी हो जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, जिस ब्रांच को आज हम डिस्कस करने हैं वो हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो पॉइंट्स आते जाएंगे न्यू सिलेबस के मुताबिक हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन को हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स आते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, कि जो सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं। मिसाल के तौर पर कि कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में मॉलिक्यूल और एटॉमिक का रवैया क्या है, मॉलिक्यूल या फिर एटम या मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या है, रवैया क्या है। तो इस चीज को हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो सब्सटेंस है, हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक लेवल। आज हम ये देखेंगे कि जो सब्सटेंस है वो एटॉमिक लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई एटम है वो एटम रिएक्शन कैसे करता है, कोई एटम है वो एटम इलेक्ट्रॉन किसको देता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मतलब अगर कोई एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि एटम का रवैया क्या है, एटम का बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है एक तरफ एक एटम जिसको हम कहते हैं सोडियम एटम, एक तरफ आपके पास होता है कि क्लोरीन एटम। जब सोडियम और क्लोरीन एटम, ये दोनों एटम है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड बना लेता है। इस चीज पे आपके पास सोडियम भी एक एटम है और क्लोरीन भी एक एटम है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंस ने इस दौरान एटॉमिक लेवल पर, चूंकि ये सोडियम भी एटम है और क्लोरीन भी एटम है, तो इन दोनों ने रिएक्शन किया, इसको हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंस एटॉमिक लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं। ये इन्हीं का बिहेवियर है, ये इसका रवैया है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं आपको मजीद अगर डिटेल में बता दूं, ये जो सोडियम है, सोडियम के लास्ट शेल में सिर्फ आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्लोरीन के लास्ट शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अब बात यह है कि जो सोडियम एटम है, इसको लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये जो क्लोरीन एटम है, इनको भी 8 लास्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए, आउटरमोस्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो मजीद 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसने ऑक्टेट रोल मुकम्मल करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने हैं। क्लोरीन के एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मजीद कितनी की जरूरत है? एक की जरूरत है। अब नॉर्मली ये होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है, और साथ में ये केमिकली बॉन्ड कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं? सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब ये चीज आपने याद रखना है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया। सोडियम एक एटम है और क्लोरीन चूंकि दूसरा एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस चीज को हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंस एटॉमिक लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं या फिर एटम बजाते खुद कैसा रवैया करता है, कैसे बिहेव करता है। तो ये चीज आपने यहां पर समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो हमने वो पढ़ ली। दूसरी बात आपने ये भी पढ़ना है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो साथ साथ में मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं।
इस बात को समझने के लिए आपने सबसे पहले समझना होगा मॉलिक्यूल के बारे में कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? हम कहते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम कंबाइन केमिकली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है, तो जब दो एटम आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो मॉलिक्यूल बनाएगा। अब मॉलिक्यूल का बिहेवियर या फिर मॉलिक्यूल का रवैया क्या होता है ये भी आपने थोड़ा सा समझना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक तरफ सोडियम क्लोराइड है और दूसरी तरफ आपके पास H2O है, वाटर है। आप H2O को, आप सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट है, H2O जो कि वाटर है, आप इन दोनों को क्या कर लेते हो? डिसोल्व कर लेते हो। मींस सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट है, आप इस साल्ट को उठाकर पानी के अंदर डिसोल्व कर दो। जब आप, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, जब आप इसको उठाकर इसमें डिसोल्व करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या है। ये इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बिहेवियर। ये मॉलिक्यूल का रवैया या बिहेवियर कहलाता है। या फिर आप दूसरे पॉइंट में ये भी कह सकते हैं कि जब आप इनको डिसोल्व करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड और H2O के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो ये चीजें सारा जो कुछ है वो इसको क्या कहते हैं कि हाउ सब्सटेंस बिहेव एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस में कैसे बिहेव करते हैं और एटम कैसे बिहेव करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में एक ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको मुख्तलिफ फिजिकल लॉज के बारे में भी बताता है। मुख्तलिफ फिजिकल लॉज के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। अब सवाल यह है कि फिजिकल लॉज क्या होता है। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फिजिकल लॉ है और इस लॉ में यह कहा जाता है कि एनर्जी ना तो बनाई जाती है और ना ही एनर्जी को खत्म किया जाता है। मतलब ना एनर्जी को क्रिएट किया जाता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। ये बात कैसे आपने समझना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो दूसरा आपने ये याद रखना है कि केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज के बारे में भी स्टडी करते हैं? मुख्तलिफ फिजिकल लॉज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैंने ये बताया कि जो एनर्जी है वो खत्म नहीं होती बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कोई वुड है, ये आपके पास क्या है? कोई वुड है। इस वुड को आप आग देते हो, आप इसको क्या देते हो? आग। तो ये जब आप इसको आग देते हो तो ये जो वुड की केमिकल एनर्जी है ना तो ये खत्म होती है ना तो ये आपने बनाया हुआ है, ये पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, ये वुड है। तो जब हम इसको आग देते हैं तो इसकी जो केमिकल एनर्जी है, इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में क्या हो जाती है? लाइट और प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दरअसल जो एनर्जी है वो खत्म होती नहीं है बल्कि वो एक शक्ल से दूसरे शक्ल में मुंतकिल होते रहते हैं। ये बात किसने की थी? ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने की थी और की है। तो दरअसल हम इस तरह मुख्तलिफ लॉज के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, फिजिकल लॉज का एक और भी फायदा है। जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स और एटम आपस में मिल जाते हैं, मींस जब एटम और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो, इन दोनों की जो अरेंजमेंट होती है, ये अरेंजमेंट आगे जाकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं कि फिजिकल लॉ आपको ये बताती है कि जब एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब ये एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो आगे ये जाके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जिंदगी के लिए वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मॉलिक्यूल और एटम जब आपस में मिल जाते हैं और वो एक खास तरतीब से अरेंज हो जाते हैं तो आगे जाके डीएनए बनाएंगे। वो जब एक खास तरतीब से अरेंज हो जाएंगे तो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। मॉलिक्यूल और एटम जब खास तरतीब से एक स्पेसिफिक तरीके से इनकी अरेंजमेंट हो जाती है तो वो जाके लिपिड्स बनाएंगे। यही लिपिड्स, यही डीएनए और यही प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और ये जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये था हमारे पास अगला पॉइंट। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इसमें हमने ये समझना है
कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की हम रेट को अंडरस्टैंड करते हैं। किसको अंडरस्टैंड करते हैं? मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन की रेट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी रेट को हम समझते हैं। रेट से मुराद के केमिकल रिएक्शन की स्पीड, रेट हम किस चीज को कहते हैं? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड फास्ट है, स्लो है। तो जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को हम समझ लेते हैं, तो इस दौरान फिर हम केमिकल रिएक्शन पर कंट्रोल पा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये रिएक्शन कब स्पीड होना है और इस रिएक्शन ने कब स्लो होना है। जब हमें ये पता चल जाता है तो डेफिनेटली तो हम केमिकल रिएक्शन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अब याद रहे कि जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, कंट्रोल अबूर कर लेते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आप उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर दो। तो जब आप केमिकल रिएक्शन है आप उनको फास्ट कर दो, तो आपके पास नतीजे में आपके पास क्या बनेंगे? ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये चीज आपने याद रखना है कि जब ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, वो ज्यादा प्रोडक्ट कहां पे अक्सर औकात बनते हैं? ज्यादा प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं इंडस्ट्री लेवल पर, क्योंकि इंडस्ट्री में ज्यादा चीजें बनते हैं। जब चीजें बनते हैं वो लार्ज स्केल पर बनते हैं। तो एक चीज से आपको यहां पर अंदाजा हुआ होगा कि केमिकल रिएक्शन में जब हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, या फिर आप कोई रिएक्शन है, आप अगर उसको फास्ट करोगे तो आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, और ज्यादा प्रोडक्ट हमेशा इंडस्ट्री लेवल पर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं तक आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस है वो इंडस्ट्री लेवल पर भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं।